हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। आज हम शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर की जो क्लासेस हैं उनको। इससे पहले हम जो है एक्ट रूल्स और आपका जो एक्ट से रिलेटेड सारा सिलेबस है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रहे हैं तो उसको एक बार देख लीजिए। बहुत काफ़ी लोगों के मतलब 2-4 लोगों के मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज आए कि उन्होंने कहीं से पढ़ा होगा, कोई XYZ पब्लिकेशन से उन्होंने कुछ पढ़ा होगा और उसके अंदर जो है डेटा मिसमैच हो रहा है। तो देखिए, आपका एग्ज़ाम जो है ना वो कोई पब्लिशर नहीं लेने वाला है, ना ही कोई टीचर लेने वाला है। मैंने जो पढ़ाया है वो बेर एक्ट से हैं। आप जाकर के राजस्थान सहकार की वेबसाइट से या इंडिया कोड जो है उसकी वेबसाइट से एक्ट डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको मिसमैच लगता है तो आपको वहीं से जो है उसका रेफरेंस लेना है, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपको गलत इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। आपको किसी बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधा वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से एक्ट डाउनलोड कीजिए, जिस सेक्शन की बात हो रही है उसको देखिए, उसके बाद में आपको डिसाइड करना है। आप सीधा ये डिसाइड मत कीजिए कि वो पब्लिशर है उसने ऐसा छापा है इसने ऐसा छापा है। लोगों ने 20-20 दिनों के अंदर किताबें निकाल दी है जब 2023 में जो वैकेंसी आई थी, तो वो अब किसकी गलती है? 20 दिन में जो किताब निकाल रहा है उसे प्रिंट करने में ही टाइम लगेगा, इतना बड़ा एक्ट है उसको पढ़ने में भी टाइम लगेगा। इट्स अप टू यू, आप जाने, आपका काम जाने। बट मेरा यही है कि अगर आपको कहीं पे भी कोई किसी से मिसमैच लगे और कन्फ्यूजन है तो आप डायरेक्ट पे जाइए। हम कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, 8 से 10 दिनों में कंप्यूटर का सारा सिलेबस जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। बेसिक से शुरू करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है कंप्यूटर का प्रारंभिक इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। सबसे पहले जो यहाँ पर आया था वो अबेकस आया था। ये पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस थी और इसका आविष्कार कब हुआ था? इसका आविष्कार हुआ था 3000 BC बिफोर क्राइस्ट। तो उस समय में है, कहाँ पर हुआ था? चाइना में हुआ था। 3000 BC में जो है आपको पता होगा जीरो जो है उसका आविष्कार हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था ऑब्वियसली। तो जब जीरो नहीं था तो कैलकुलेशन में दिक्कत आती थी और उसके लिए यहाँ पर बनाया गया था। इस टाइप का अबेकस होता था, कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता था। उसके बाद में पास्कलिन आया। ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। मैकेनिकल था मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कोई चिप नहीं थी, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड इसमें कुछ भी नहीं था और हो भी नहीं सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम तक इन्वेंट ही नहीं हुई थी। तो ओबियसली ये मैकेनिकल था। ये जो हारमोनियम टाइप का दिख रहा है ये पास्कलिन है और इसको जो है ब्लेज पास्कल ने जो है यहाँ पर पास्कलिन कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। मैकेनिकल डिवाइस था। क्या करता था ये? यहाँ पर ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कर सकता था। उसके बाद में एनालिटिकल इंजन जो है वो पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। दिस इज एनालिटिकल इंजन एंड ये पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। किसने बनाया था ये चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ये आपको याद रखना है, 1837 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था एनालिटिकल इंजन। इसका डिज़ाइन तैयार किया था, इसको बनाया था। और पहला प्रोग्राम किसने लिखा था? एडा लवलेस। इसलिए एडा लवलेस ने जो है यहाँ पर इसका फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था। तो ये कंप्यूटर की हिस्ट्री है, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। क्लासेस वहाँ से भी बहुत सारे लोग शुरू करते हैं कि कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। अरे आपको जॉब लेने से मतलब है, ये क्या मतलब इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ मोर देन एनफ। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर की अभी हमारे पास में कितनी जनरेशन आई है, उनको कैसे डिवाइड किया गया है? टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी के आधार पर 5 जनरेशन में बांटा गया है। सबसे पहले 1940 से 56 के बीच में जो आया था वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी आई थी। वैक्यूम ट्यूब जो है वो बहुत बड़ी होती थी, मतलब एक रूम के बराबर की वैक्यूम ट्यूब्स होती थी और उसको कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। मतलब इंसान जो कैलकुलेशन करता है ना, इंसान से भी काफ़ी स्लो था वो। बट ये फर्स्ट स्टेप था कि कुछ मशीन जो है वो कुछ ऐसा कर पा रही है जैसा इंसान कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो इस तरह से जो है इसको प्रोत्साहन मिला और ये इसी से आगे जो है धीरे 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 इन्वेंशन होते होते, सुधार होते होते आज हम कंप्यूटर्स तक पहुंचे हैं। इसके अंदर कौन कौन से कंप्यूटर बने थे? ENIC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर यूनिवेक जो है वो भी इसके अंदर बना था। इसका आकार बहुत बड़ा था, गति धीमी थी और बिजली की खपत तो बहुत ज़्यादा होती थी उस टाइम पे वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर। फिर है जो सेकंड जनरेशन आई, उसके अंदर 1956 से 63 के बीच में चली और ये जो टेक्नोलॉजी थी वो ट्रांजिस्टर जो होते हैं ना, PNP NPN, वो ट्रांजिस्टर्स थे। ट्रांजिस्टर इसके कंपेरेटिवली बहुत छोटे होते थे, काफ़ी छोटे ट्रांजिस्टर्स थे। तो ये इसका आकार भी क्या हो गया? छोटा हो गया, स्पीड फास्ट हो गई और बिजली की खपत इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम हो गई। इसके मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 80-90% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम यूज़ होती थी। किसमें? ट्रांजिस्टर्स के टाइम में। उसके बाद में थर्ड जनरेशन हमारे पास में आती है 46 से 71 तक। ये जो है इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड टेक्नोलॉजी थी। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपको पता है, बचपन में गेम वगैरह खेलते होंगे तो 40-50 रुपये का जो गेम आता था वो देख लीजिए। रिमोट्स जो आते थे, जो रिमोट से चलने वाली कार आती थी, उसमें जो ICs लगी होती थी, वो ICs जो है उनको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। एक ही सर्किट पे पहले यहाँ पर क्या था? वैक्यूम ट्यूब, और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या आया? ट्रांजिस्टर। यहाँ पर उसके बाद में आया
जस्ट ए मिनट, ये इतनी सी साइज का क्या आया, ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर के बाद में क्या है, आईसीज। आईसीज जो है बिल्कुल ऐसे पिन पॉइंट जो हम देखते हैं, इतनी सी जगह के अंदर जो है बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को जो है वहाँ पर प्रिंट करने की, एम्बेडेड करने की जो है क्षमता रखता था, इसलिए इनकी स्पीड क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। इनकी जो है क्या बोलते हैं, इनकी क्या थी विशेषताएं, छोटा था, इसकी गति इससे भी तेज नहीं थी, और ये रिलायबल था। जो कैलकुलेशन ये करके देता था वो कैलकुलेशंस जो है उनकी रिलायबिलिटी ज़्यादा थी, उनकी जो है परफॉर्मेंस अच्छी थी और उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा थी। उसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन हमारे पास आती है 71 से अब तक जो चल रही है। अभी हम क्या यूज़ करते हैं, अभी हम प्रोसेसर्स यूज़ करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, इसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, जिन्हें हम जनरल लैंग्वेज के अंदर प्रोसेसर बोलते हैं। आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होता है, इंटेल का हो गया, AMD का हो गया, तो ये टेक्नोलॉजी अभी चल रही है। इसमें कौन कौन से होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, बहुत छोटे होते हैं लेकिन इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और कीमत भी कम होती है। नेक्स्ट जनरेशन जो है हमारे पास में फ्यूचर में जो आने वाली है, यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन क्यूबिट टेक्नोलॉजी जो अभी जिसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है टेक्नोलॉजी है। इनके अंदर जो है सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटीज़ होती है और ये जो क्या कर रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करके अपने प्रोग्राम को और बेहतर बना सकते हैं। जैसे हमारे पास में आज चैट GPT हो गया, बहुत सारे AI टूल्स मार्केट में आ गए, तो ये इनकी जनरेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़। नेक्स्ट उसके बाद में जो है कंप्यूटर जो है प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ कंप्यूटर, उनकी साइज, कैपेसिटी और यूजेस के आधार पर कितने टाइप के होते हैं। सुपर कंप्यूटर होता है, बहुत तेज होता है, शक्तिशाली होता है, और ये जो है साइंटिफिक रिसर्च में और वेदर फोरकास्टिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जहाँ पर बहुत सारा डेटा एक साथ में आ रहा है। अगर आप वेदर की फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो आपके पास में बहुत सारा डेटा होगा, एरिया वाइज डेटा होगा, लास्ट कई ईयर्स का डेटा होगा जिनको आपको कैलकुलेट करके आगे फोरकास्ट करना है। तो वो हम अगर चाहें कि हमारे कंप्यूटर पे हो जाए, या मेरी एडिटिंग मशीन है, अच्छा प्रोसेसर और ग्राफिक डिज़ाइन है, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए डेडिकेटेड सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। फिर होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ये जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, जैसे बैंकिंग हो गई, एयरलाइन रिजर्वेशन, ये जो टेक्नोलॉजीज होती है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जिसके अंदर एक सेंट्रलाइज सिस्टम रहता है, एक सेंट्रलाइज जो है उनका प्रोसेसर रहता है, और उसके बाद में सबको उससे एक्सेस दिया जाता है ताकि डेटा जो है वो रियल टाइम पे प्रोसेस हो सके। आप किसी भी बैंक की ब्रांच में जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद में क्या होता है, कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर के अंदर उसकी एंट्री हो जाती है। ऐसा नहीं है आपके अकाउंट में पैसा है, आपने इस ब्रांच से निकाल लिया और उस ब्रांच को पता लगे उससे पहले जाके उससे और निकाल लो, वो नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर मेन फ्रेम सेंट्रलाइज कंप्यूटर्स हैं। उसके बाद में मिनी कंप्यूटर्स हैं। मिनी कंप्यूटर इनसे छोटे होते हैं और इनकी क्षमता जो है वो इनसे कम होती है, लेकिन स्मॉल बिजनेसेस के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इन सब के लिए क्या है, सफिशिएंट है। ये मेन फ्रेम का ही एक तरह से छोटा रूप है। फिर हमारे पास में जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, वो जो हम यूज़ लगते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, ऑफिस घर में लैपटॉप्स हो गए, डेस्कटॉप हो गए, ये माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। वर्क स्टेशंस वो होते हैं जहाँ पर हाई परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है, जैसे अगर कोई वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन या फिर इंजीनियरिंग ये सब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मिल करके, एक कंप्यूटर है उसके अंदर पावरफुल मशीन लगी हुई है और वहाँ से एक्सेस लेके बहुत सारे लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अलग अलग अपने अलग अलग मॉनिटर पे अलग अलग कीबोर्ड लेकर के एक ही उससे जुड़े हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्क स्टेशन। और एम्बेडेड कंप्यूटर कौन से होते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन, मतलब पर्टिकुलर काम के लिए जो है उनको बनाया जाता है। देखिए वो सारी चीज़ जो कंप्यूट करती है, यानी जो एक लॉजिक को प्रोसेस करती है, उसको कंप्यूटर बोला जाता है। अब इसके अंदर एम्बेडेड कंप्यूटर में क्या हो गया, आपका मोबाइल भी एक तरह का एम्बेडेड कंप्यूटर है। अगर कोई रिमोट है जो पर्टिकुलर टास्क कर रहा है तो वो भी एम्बेडेड कंप्यूटर है। अगर स्विच बोर्ड लगा हुआ है जो डिजिटल, और उसमें रिमोट से अपन चला रहे हैं, तो उसके अंदर भी एक आईसी लगी होती है, उसको हम एम्बेडेड कंप्यूटर की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो है आउटपुट के आधार पर कंप्यूटर होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, एनालॉग, जो एनालॉग ही क्वांटिटीज एनालॉग को लेता है और एनालॉग ही आउटपुट देता है। ये जो है बाकी सारे नॉर्मल जो चीज़ें होती है इनके अंदर होता है, इसको हम कंप्यूटर की कैटेगरी में रखते भी नहीं है ज़्यादातर। डिजिटल कंप्यूटर जो है इनपुट भी डिजिटल लेता है, जैसे आपका मोबाइल है डिजिटल इनपुट लेता है और आउटपुट आपको स्क्रीन पे ही शो करता है, कुछ फिजिकल उससे चेंज थोड़ी होता है, मतलब रियल लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा ना। कंप्यूटर पे आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो आपका जो डेटा है वो इनपुट है वो भी डिजिटल फॉर्म में और वापस भी डिजिटल फॉर्म में ही आ रहा है। अगर आप कोई वर्ड की फाइल बना रहे हो तो वो डिजिटल ही रहने वाली है ना। तो वो जो है डिजिटल कंप्यूटर हो गया। और हाइब्रिड कंप्यूटर ये ज़्यादा फैक्ट्रीज वगैरह में यूज़ होते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्राम किया और एक पूरा का पूरा जो फैक्ट्री है उसकी प्रोसेसिंग हो रही है।
प्रोग्राम हमने कैसे किया डिजिटल फॉर्म में, उसका आउटपुट कैसे आ रहा है मैकेनिकल डिवाइस की फॉर्म में, या फिर आउट इनपुट जो है वो मैकेनिकल फॉर्म में आएगा और फिर उसकी प्रोसेसिंग किस फॉर्म में होगी डिजिटल फॉर्म में। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज कंपनीज जो होती है ना, जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है, तो यहाँ पर कौन सा जो है केमिकल रिलीज होना है, कैसे उसको मिक्स करना है, किस किस क्वांटिटी में कौन कौन सा मटेरियल होगा, ये सारा कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसे को हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या होता है। अब हमने कंप्यूटर के टाइप्स पढ़ लिए, आउटपुट के बेसिस पे उनकी जनरेशन पढ़ ली, हिस्ट्री भी पढ़ ली। अब यहाँ पर हम चलते हैं कि कंप्यूटर जो है उसका आर्किटेक्चर क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर बेसिकली इसको जो है इनपुट, आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, मदरबोर्ड और ग्राफिक्स कार्ड, ये जो है इसके मेन पार्ट है। जनरली इसी को कंसीडर करते हैं। इसके बाद में ये जो है एक तरह से उसके डिवाइसेस है जो उसको काम करने के लिए ज़रूरत होती है। इनपुट डिवाइसेस वो सारी चीज़ें जो इनपुट देता है कंप्यूटर को, सारे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, मोबाइल की टच स्क्रीन हो गई, ये सारी की सारी क्या है इनपुट डिवाइसेस है। कैमरा हो गया इनपुट है, माइक जो है जिससे आवाज़ रिकॉर्ड होती है वो भी इनपुट है, क्योंकि माइक के थ्रू आवाज़ कंप्यूटर के अंदर जाती है और प्रोसेस होकर के आउटपुट डिवाइस क्या हो गया, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब जो कंप्यूटर काम कैसे करता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो है प्रोसेसिंग कैसे होती है, तो उसके लिए ये जो है आर्किटेक्चर होता है कंप्यूटर का। इनपुट जाता है, इनपुट जाने के बाद में यहाँ सीपीयू में जाता है। सीपीयू जिसको सीपीयू के अंदर हमारा प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के अंदर क्या होता है कंट्रोल यूनिट होती है और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है, जो मेमोरी यूनिट के साथ में कनेक्टेड रहती है। ये प्रोसेस करके आउटपुट को भेजता है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, अब देखिए एक साथ में बहुत सारे प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होते हैं। आपने विंडो खोला, विंडो के अंदर जो है आपने 2-3 एप्लीकेशन खोल दी, तो विंडो की भी अब देखिए हो कैसे रहा है, आपने एक विंडो ओपन किया, तो कंप्यूटर ओपन किया, उसके अंदर विंडोज़ की भी बहुत सारी प्रोसेसिंग चल रही है। यहाँ पर आपने फोटोशॉप भी खोल लिया और उसके बाद में क्या खोल लिया, ऑफिस भी खोल लिया, और ऑफिस खोलने के बाद में आपने कोई एक प्रोग्राम XY भी खोल लिया। तो ये इतनी सारी जो कैलकुलेशन है ना वो एक ही टाइम पे होती है और वो इतनी फास्ट होती है कि कैलकुलेशन 1 सेकंड के अंदर जो है मिलियंस जो है कैलकुलेशन कर लेता है। तो एक कंट्रोल यूनिट है वो कंट्रोल करता है, हमें साइमल्टेनियसली लग रहा है, जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हैं ना तो आपको ऐसे लग रहा है सारी चीज़ें एक साथ दिख रही है, पर इसके बैकग्राउंड में कैसे प्रोसेस हो रहा है, यहाँ की जो यहाँ की स्क्रीन का जो पिक्सल है उसके लिए अलग सिग्नल आ रहा है, यहाँ के लिए अलग आ रहा है, यहाँ के लिए अलग आ रहा है, तभी तो ये अलग अलग चीज़ें बन करके हमें एक साथ दिख रही है। पर ये 1 सेकेंड के इतने से पार्ट में हो जाता है कि हमें एक साथ वो दिखाई देता है। तो ये सारी प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है कि कब किस प्रोसेस को जो है हमारे को अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में भेजना है। अभी इसको भेजेगा, फिर इसके बाद में हाई प्रायोरिटी वाली है तो इसको भेजेगा, फिर इसको भेजेगा। ये भेजने का काम जो है वो कंट्रोल यूनिट करता है। कंट्रोल यूनिट किसके पास भेजता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग करना, इसके अलावा ये कुछ नहीं करता है, ना इसकी कोई खुद की मेमोरी होती है। ये डेटा लेता है, उसको प्रोसेस करके आउटपुट दे देता है। अब जो हमारे पास में आउटपुट आया वो कहाँ पर आता है, मेमोरी यूनिट में आकर के स्टोर हो जाता है और मेमोरी यूनिट से हमारे को जो है आउटपुट यहाँ पर मिल जाता है। तो ये मोटा मोटी इसका जो है कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है। ये जो मेमोरी होती है ना, ये मेमोरी बहुत फास्ट होती है, मतलब सुपर फास्ट मेमोरी होती है। तो यहाँ पर हम अपनी हार्ड डिस्क नहीं लगा सकते, इसके लिए जो है इसको क्या लिया जाता है, रैम बोला जाता है। ये बहुत फास्ट मेमोरी होती है क्योंकि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। हार्ड ड्राइव रीड करेगी, राइट करेगी तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पर रैम का यूज़ लिया जाता है। कभी भी डायरेक्टली जो है किसी हार्ड ड्राइव जैसी चीज़ को यहाँ पर नहीं लगाया जाता। लेकिन ये जो रैम है इसकी साथ में क्या होता है, इसकी एक खासियत होती है कि ये जब तक कंप्यूटर चालू होता है तब तक ये डेटा लेता है, देता है, प्रोसेस करता रहता है। लेकिन जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, इसके अंदर जो स्टोर्ड डेटा है वो क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। इसलिए रैम से फिर डेटा कहाँ पर भेज दिया जाता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर भेज दिया जाता है। जैसे हमारे पास में हार्ड ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव हो गई। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इसके बाद में हम मेमोरीज की बात करते हैं। कंप्यूटर में कितने टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एक जो इस सीपीयू के प्रोसेसिंग भाग के अंदर है वो क्या है, रैम है। रैम डायरेक्टली किससे जुड़ी हुई है, प्रोसेसर से जुड़ी हुई है। दूसरी क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी होती है, उसमें जनरली क्या होता है, अपना बायोस होता है। क्या होता है, बायोस। अब देखिए आप कंप्यूटर लेकर के आए, इस कंप्यूटर के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरर के हैं, तो अलग अलग मैन्युफैक्चरर के कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस मतलब क्या बोलते हैं, हार्डवेयर है, तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे, मतलब कैसे करेंगे, उनका क्या उनका बिहेवियर रहेगा, किस तरह से वो डेटा को प्रोसेस करते हैं। तो उसके लिए एक प्रोग्राम जो है वो मैन्युफैक्चरर उसके अंदर डाल के भेजता है, उसको क्या बोलते हैं,
बायोस बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है यहाँ पर इसको बोला जाता है। और ये कहाँ स्टोर होता है? रीड ओनली मेमोरी में, क्योंकि इसी से सारी चीज़ें हैं वो कंट्रोल होती है। इनिशियली जो है इसके अंदर वो सारे ड्राइवर्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर को बूट करते टाइम उसको इंस्ट्रक्शन कैसे जाते हैं, तो ये जो है रीड ओनली मेमोरी रखा जाता है। रीड ओनली मतलब इसको जो है इरेज नहीं किया जा सकता। अगर ये इरेज हो गई तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, वो कुछ भी काम नहीं करेगा। आप बटन दबाएंगे वो ऑन ही नहीं होगा, इसलिए इसको रीड ओनली रखा जाता है। सेकेंडरी मेमोरीज वो सारी है जो रैम और रोम के अलावा जो हम जनरली यूज़ कर लेते हैं स्टोरेज के लिए, जैसे आपके पास में हार्ड ड्राइव हो गई, एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, ये अभी कुछ सालों के अंदर है, नई टेक्नोलॉजी है। हार्ड ड्राइव होती है, उसके अंदर आपको पता है एक डिस्क होती है, वो घूमती रहती है और उससे जो है डेटा है उसके अंदर स्टोर किया जाता है और रीड किया जाता है। लेकिन एसएसडी है, उसमें घूमने वाला कोई सिस्टम नहीं होता, वो पूरी तरह से क्या है, जो एक सर्किट के अंदर सर्किट बेस्ड है, तो इसलिए इसकी स्पीड क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद में जो है पेन ड्राइव्स हैं, और हमारे पास में कौन कौन सी मेमोरीज हो सकती है? ऑप्टिकल ड्राइव्स है। तो पुराने ज़माने में हमारे पास में सीडी डीवीडी आती थी, वो क्या है? ऑप्टिकल ड्राइव्स है। फ्लॉपी डिस्क वगैरह पहले आती थी, अब नहीं है, यूज़ में नहीं है, तो उनको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड जितने भी कंपोनेंट कंप्यूटर पे लगे होते हैं उनको एक बोर्ड होता है, एक सर्किट बोर्ड होता है, उस पर लगाया जाता है और उनके कनेक्शंस होते हैं। आपने मोबाइल देखा होगा तो मोबाइल के अंदर जो पीछे पट्टी होती है ना, एक सर्किट होता है, उस सर्किट में आपका प्रोसेसर भी है, उसके अंदर आपकी रैम है, रोम है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनको होल्ड करने वाला ये सर्किट बोर्ड होता है, उनको मदरबोर्ड बोलते हैं। मदरबोर्ड क्यों है? क्योंकि ये मदर के जैसे सबको वहाँ पर चिपका करके रखता है। कंप्यूटर में भी यही होता है, जो हमारे लैपटॉप्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वहीं पे सारी पावर यूनिट होती है, सब कुछ वहीं पर होता है। तो इसको मेन सर्किट बोर्ड होता है। उसके बाद में ग्राफिक्स कार्ड। अब देखिए, जो इमेज और वीडियो जो प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर डेटा बहुत ज़्यादा होता है। प्रोसेसिंग जो होती है, अगर अपन जनरली सीपीयू से करवाएंगे तो वो प्रोसेसिंग स्लो करता है, क्योंकि सीपीयू जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए बना होता है। उसके अंदर आपका टेक्स्ट से लेकर के सिस्टम फाइल्स जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके लिए ये डिज़ाइन किया जाता है। तो ये एक डेडिकेटेड चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, ये सारे कंप्यूटर को रन करने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर जब इमेज और वीडियो को इस सीपीयू के अंदर हम जो है प्रोसेस करते हैं तो वो उतनी बेहतर स्पीड नहीं दे पाता, इसलिए यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड जो है, ग्राफिक कार्ड क्या होता है? ये डेडिकेटेड एक तरह का जो है प्रोसेसर है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इमेजेस और वीडियो को प्रोसेस करता है, उसी के लिए डेडिकेटेड है, दूसरा काम ये नहीं करता है। जब सिर्फ इमेजेस और वीडियो को प्रोसेस करेगा तो उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, क्योंकि ये उसी काम के लिए बना हुआ है। एक इंसान तो ऐसा होता है ना जो 50 काम कर लेता है, और एक इंसान होता है जो किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट होता है। जो स्पेशलिस्ट होता है वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकता है, बजाय उसके कि जो 50 काम कर रहा है। 50 काम करने वाले को थोड़े थोड़े सारे काम आते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट को एक काम बहुत परफेक्ट आता है। यहाँ पर ये ग्राफिक्स कार्ड है, वो स्पेशलिस्ट है किस चीज़ में? प्रोसेस करने के लिए इमेज और वीडियो फाइल्स को। नेक्स्ट हमारे बाद में आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सिर्फ सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर जो हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर हार्डवेयर और जो यूजर जो उसको यूज कर रहा है उसके बीच में कम्युनिकेट करवाने का काम कर रहा है। आप डायरेक्टली जो है 0101 बाइट्स नहीं समझ सकते ना, कैसे समझेंगे? तो उसके लिए हम क्या समझ सकते हैं? हमारी ह्यूमंस की अपनी लैंग्वेज है, तो ह्यूमन लैंग्वेज में ह्यूमन जिस तरह से समझ पाए उस हिसाब से उसको इंटरप्रेट काम करने का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका क्या क्या काम होता है? इसका काम होता है कि ये मेमोरी को मैनेज करता है। आपके कंप्यूटर में जो मेमोरी है कौन सी यूज़ आ रही है, किस फाइल को किस जगह मेमोरी में स्टोर करना है। मेमोरी के भी अलग अलग क्लस्टर्स होते हैं तो स्टोर करना है। फाइल्स जो होती हैं उसको अपन मैनेज कर सकते हैं। हमारी जो फाइल्स कोई भी होती है डिलीट करना, ये करना, फॉर्मेट करना, वो भी ये करता है। डिवाइसेस का मैनेजमेंट करता है। अगर आप पेन ड्राइव लगाते हैं तो उसको डिटेक्ट आपका विंडोज ही करेगा, एक्सेल थोड़ी करेगा। तो ये सारे के सारे डिवाइसेस हैं, उनको भी मैनेज करने का काम करता है। उसके बाद में डिवाइस ड्राइवर्स, कुछ जैसे हम डिवाइस लगा रहे हैं, जैसे आपने कंप्यूटर के अंदर प्रिंटर लगाया, तो प्रिंटर जो है एक अलग कंपनी का है, कंप्यूटर आपका जो है वो एक अलग चीज़ है। तो प्रिंटर कैसे वर्क करेगा, किस तरह से प्रिंटर को सिग्नल भेजा जाए कि जो हमने लिखा है वैसा ही प्रिंट हो जाए, तो इसका तालमेल बिठाने के लिए वो कंप्यूटर जो है प्रिंटर के साथ कैसा जुड़ेगा, इसलिए जो
प्रिंटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो एक प्रोग्राम देती है कि ये आप प्रोग्राम कंप्यूटर में डालो तो आपका कंप्यूटर जो है हमारे प्रिंटर के साथ में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा। ऐसे प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। बहुत सारे, जैसे आपने कैमरा लेकर के आए, कैमरा को जो है यहाँ पर कंप्यूटर के साथ में जोड़ रहे हैं तो कैमरा का उसके अंदर ड्राइवर डलेगा। कोई भी चीज़ आप लेकर के आते हैं, एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ जोड़ते हैं, एक्स्ट्रा नहीं भी जोड़ते हैं, कंप्यूटर के अंदर भी है तो उसके अंदर पहले से ड्राइवर्स की लिस्ट होती है। जैसे वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो वाईफाई कार्ड के लिए आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी जो है वाईफाई के ड्राइवर्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये जो है परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है कि आपका कंप्यूटर अच्छे से, जितने भी रिसोर्सेज हैं ये सारे, आपका प्रोसेसर जो है, आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी जो है, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सारे के सारे रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज को अगर अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। देखिए रिसोर्सेज को मैनेज करना भी ज़रूरी है ना। एक इंसान, जैसे शादी हो रही है घर के अंदर तो उसके अंदर एक बंदा ऐसा होता है जो सारे लेन देन के ऊपर नज़र रखता है, उसका काम यही होता है। वो यहाँ पर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। जैसे एंटीवायरस जो है वो क्या कर रहा है, वायरसेस के लिए अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रहा है। डिस्क क्लीनअप जो है, डिस्क के अंदर कोई फालतू की फाइल्स इकट्ठा हो गई, जैसे विंडो अपडेट हुआ तो क्या हुआ, उसने एक फाइल डाउनलोड की, उसमें से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ और विंडो अपडेट हो गया, लेकिन उसने जो फाइल डाउनलोड की वो तो पड़ी है, उसको कौन डिलीट करेगा, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी करेगी। बैकअप सॉफ्टवेयर आपके डेटा को बैकअप करता है। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं उनको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सारे हैं जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया, हमारे पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गए। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर से हम हार्डवेयर के साथ में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जो भी आपने हार्डवेयर लिया उसके साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, अब जो है आप अपना काम करना चाहेंगे, काम करने के लिए आपको एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको फोटो एडिट करनी है, फोटोशॉप की जरूरत है, आपको वर्ड पे कोई काम करना है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जरूरत है। वो सारे के सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग, ये कितने टाइप के होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो टेक्स्ट को एडिट करने में, उनको फॉर्मेट किस तरह से करना है, प्रिंट करने के लिए काम में आता है। जैसे हमारे पास MS वर्ड है, गूगल डॉक्स है, इनको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वो सारे के सारे हैं जो डेटा से रिलेटेड, जो हमारी कैलकुलेशन होती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज से रिलेटेड काम करते हैं टेबुलर फॉर्म में मैनेज करने के लिए, जैसे एक्सेल हो गया, गूगल शीट्स हो गई। प्रेजेंटेशन, जैसे हमारे पास में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, गूगल स्लाइड्स हो गई। डेटाबेस, ये स्पेशली डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, डेटाबेस को क्या हो गया, मैनेज करने के लिए आपके पास बहुत सारे यूजर से डेटा आ रहा है। जैसे अमेजोन है, अमेजोन पर बहुत सारे यूजर जाकर के अपना अकाउंट बना रहे हैं, कब क्या खरीद रहे हैं, कब क्या जो है मंगवा रहे हैं, कहाँ कमेंट कर रहे हैं, वो सारा का सारा डेटा जाकर के कहाँ स्टोर होगा, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है उनकी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर जो है स्टोर होगा। तो इसी तरह के सॉफ्टवेयर को डेटाबेस बोलते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये क्या करता है, मैनेज करता है, रिट्रीव करता है, डेटा को क्रिएट करता है। जैसे MS एक्सेल जो है वो एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, MySQL जो है वो क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सारे के सारे ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, इनको एडिट करें, प्ले करें, ये सारे के सारे मल्टीमीडिया वाले सॉफ्टवेयर हैं। VLC हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया, FCP हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर से। नेक्स्ट हमारे बाद में सॉफ्टवेयर जो है वो कितने टाइप के होते हैं, लाइसेंसिंग के हिसाब से। जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है उसको आप फ्री में यूज कर सकते हैं। जैसे लिनक्स जो है वो क्या है, ओपन सोर्स है। अब ये सॉफ्टवेयर फ्री भी होता है। ये सॉफ्टवेयर कैसे बना है, उसका जो प्रोग्राम है, उसका कोड जो है, उसका सोर्स कोड जो है वो भी यहाँ पर अवेलेबल होता है। यूजर इसको क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, मॉडिफाई करके लिनक्स का एक अपना वर्जन निकाल सकता है अपने कंप्यूटर के हिसाब से। अगर कोई प्रोग्राम में रहे तो मॉडिफाई करके वैसे यूज कर सकता है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स, जो सारे के सारे जिन सॉफ्टवेयर को पेड करना, मतलब हमें पे करना होता है, पैसा देना होता है, वो क्या होते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और इनका सोर्स कोड है वो यूजर को नहीं दिया जाता। जैसे विंडो है तो विंडो का कोड की जो फाइल है वो आपको थोड़ी मिलेगी, लेकिन लिनक्स की मिल जाएगी कि इसकी कोडिंग कैसे हुई है, किस तरह से इसकी प्रोग्रामिंग की हुई है। फ्रीवेयर वो होता है जो सॉफ्टवेयर तो फ्री होता है लेकिन इसका कोड जो है वो यूजर को नहीं दिया जाता। जैसे गूगल क्रोम हो गया, स्काइपी हो गया, तो इसको ये किस तरह से कोड किया हुआ है वो हमारे पास में नहीं होता। और शेयरवेयर वो होता है जो फ्री में ट्रायल देता है लेकिन पूरा उसको इस्तेमाल करने के लिए पेमेंट देना पड़ता है। इसका भी सोर्स कोड जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। इसके बाद में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किस टाइप से होता है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है कि किस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका एनालिसिस किया जाता है, फिर उसको डिज़ाइन किया जाता है, फिर उसकी कोडिंग होती है, प्रोग्रामर्स बैठ के कोडिंग करते हैं, फिर टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के लिए भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू टेस्टिंग होती है। जब टेस्टिंग में वो एकदम अच्छे से परफॉर्म करता है तो फिर उसको डिप्लॉय किया जाता है। जिस इंसान ने, जिस मनुष्य ने जो है
और या फिर जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर सॉफ्टवेयर बनवाया है, टेस्टिंग पूरा होने के बाद में उसको यहाँ पर दे दिया जाता है, उसका डिप्लॉयमेंट कर दिया जाता है कि ये सॉफ्टवेयर है, ये आपका ऐसे काम करेगा। मेंटेनेंस के अंदर जैसे अपडेट्स हो गया, कभी सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर सेफ साइड में आपको सारा कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। अगर आप 15-20 मिनट में हो रही है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। वो कितने टाइप की होती है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो सारी की सारी वो होती है जो हार्डवेयर समझता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर समझता है। कौन सा? 0, 1, ये सारी क्या है? लो लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके अंदर दो तरह की होती है। पहली मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज जो होती है बाइनरी कोड में होती है और ये प्रोसेसर समझ सकता है, इंसान इसको नहीं समझ सकता, इंसान को तो 0 और 1 ही दिखाई देगा। उसके बाद में असेंबली लैंग्वेज होती है जो मशीन लैंग्वेज को क्या करती है, थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए असेंबली लैंग्वेज में उसको इसका थोड़ा सा ईजियर वर्जन है। ये जो है मशीन के करीब है ये लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन ये मशीन के ज़्यादा करीब है, इसको ह्यूमन के लिए समझना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत समझा जा सकता है। पर उन्हीं लोगों के लिए जो स्पेशलिस्ट है, जैसे एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर हम जो क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो असेंबल होता है, उस टाइम असेंबली लैंग्वेज में हो जाता है। उसके बाद में हाई लेवल लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये इंसान मनुष्य जो है वो इंटरप्रेट नहीं कर सकता। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो सारी लैंग्वेज होती है जो मानव जो है, मनुष्य जो है उनके लिए रीडेबल होती है और इनका सीखना और उपयोग करना आसान होता है। जो हमारे प्रोग्रामर्स होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज पे ही काम करते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर समझता है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जिन्हें हम समझते हैं, हम समझेंगे। हम जावा को जानते हैं, जावा का कैसे जावा में डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर सीखते हैं, उसको लिखते हैं, वो हमारे लिए क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिख दिया, फिर उसको जो है सॉफ्टवेयर जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो कहाँ पर जाएगा, वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होगा और फिर वो जो है हार्डवेयर के पास में जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी होती है? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जिनको प्रोसीजर या फंक्शंस के रूप में बांटा जाता है। जैसे सी, पास्कल, फोर्टन जो है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है। इनके लिए सिस्टम प्रोग्रामिंग, गेम डेवलपमेंट के लिए जनरली यूज आती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसके अंदर प्रोग्राम्स को ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस में बांटा जाता है। प्रोग्राम्स जो है उनको डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर बांटा जाता है। क्लासेस होती है, ये जो डेवलपमेंट से रिलेटेड फील्ड से जो लोग आ रहे हैं उनको पता है, जो नहीं आ रहे हैं उनको पता रखने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए, ये जो है क्या होता है, इसके अंदर किस में बांटा जाता है, प्रोसीजर और फंक्शन में। इसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस में बांटा जाता है। जैसे जावा, C++, पाइथन, ये सारी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरली इनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होता है, वेब डेवलपमेंट में यूज होता है। देखिए उसके बाद में क्या है, पाइथन यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। ये बहुत सारे इसके अंदर जो है फंक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट करती है। जैसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इनमें फंक्शंस के रूप में बांटा जाता है और इनका उपयोग जो है डेटा एनालिटिक्स के लिए या AI के लिए होता है। ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। स्क्रिप्टिंग है वो जनरली वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड आती है। सिंपल लैंग्वेज होती है, स्क्रिप्टिंग करनी होती है जो ऑटोमेशन और वेब डेवलपमेंट के काम आती है। जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, PHP हो गया। पाइथन जो है वो उसके मल्टीपल यूजेस है, इसलिए वो इतनी पॉपुलर है। वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और पाइथन में आप स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि लैंग्वेजेस जो हैं वो और कैसे कैसे हो सकती है। डोमेन स्पेसिफिक हो सकती है। डोमेन स्पेसिफिक मतलब ऐसी लैंग्वेज जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनी है, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, कि इसमें आप इस तरह के प्रोग्राम लिख सकते हैं। जैसे SQL जो है, SQL क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये सिर्फ डेटाबेस के लिए बनी है। इससे आप डेटाबेस से रिलेटेड प्रोग्राम लिख सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटा को वापस रिकॉल कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं, उसके लिए SQL है। मैटलैब जो है वो मैथमेटिक फंक्शंस के लिए है, जैसे डेटा एनालिसिस जो करते हैं, इमेज प्रोसेसिंग या फिर जो साइंटिफिक और मैथमेटिकल प्रोसेसिंग होती है, उसके लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो वो मैटलैब में बनाया जा सकता है। HTML और CSS जो है उससे क्या होता है, वेब पेजेस बनते हैं, वेब डेवलपमेंट के ये काम आती है। आप जो मोबाइल पे जो पेजेस देखते हैं, वेबसाइट्स खोलते हैं, वो कहाँ पर बनती है, HTML और CSS में। अब HTML और CSS से अगर आप चाहें कि मेरे को कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है तो वो नहीं बना सकते, क्योंकि वो सब जो ये लैंग्वेज है वो किस लिए बनी है, सिर्फ और सिर्फ वेब डेवलपमेंट के लिए बनी हुई है। अब मार्कअप लैंग्वेजेस सेम वही है। ये जब मैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस यहाँ पर कैटेगराइजेशन कर रहा हूँ, आप ये मत समझ लिया कि ये लैंग्वेज उसमें भी आ रही थी, इसमें भी आ रही थी। तो उनके मल्टीपल जैसे होता है ना कि उनके जैसे ये जो है डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस के अंदर था और इससे हम पीछे देख रहे थे वो अलग तरह से उसका कैटेगराइजेशन था। वो कैटेगराइजेशन क्यों था, ये जो है
यहाँ पर जो थी वो लो लेवल और हाई लेवल में बांटी गई थी। तो लैंग्वेजेस यही हैं, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो है डोमेन स्पेसिफिक है इसमें। अब कुछ मार्कअप लैंग्वेजेस होती हैं जो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ आ रही है, जैसे HTML हो गया। XML जो होता है वो डेटा को स्टोर करने के लिए आती है काम में। XML आप आगे पढ़े में एक जो हमारा एक्सेल फाइल होता है ना, वो XML में स्टोर होता है, तो वो भी यहाँ पर क्या करता है, डेटा एक्सचेंज, डेटा स्टोर और डेटा ट्रांसफर करने का ही काम करता है। तो XLS में होता है, एक्सेल में ये यूज़ नहीं होता। लेकिन XML जो है यहाँ पर क्या हो रही है, डेटा को स्टोर करने और ट्रांसफ़र करने के लिए इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में जो लैंग्वेजेस होती है, कुछ लैंग्वेजेस होती है जो कंपाइल्ड होती है और कुछ होती है इंटरप्रेटेड होती है। कंपाइल्ड क्या होती है, ये प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करती है। कंपाइल्ड जो होती है वो प्रोग्राम जितना लिखा हुआ है, जैसे ये प्रोग्राम जो है यहाँ पर ये प्रोग्राम मैंने लिखा जिसमें इतनी लाइन से, तो कंपाइल्ड लैंग्वेज है पूरे लैंग्वेज जो क्या बोलते हैं प्रोग्राम को कंपाइल करेगी, और इंटरप्रेटेड है वो लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट करेगी। तो जो पूरा कर रही है कंपाइल्ड लैंग्वेज है, उनकी परफॉर्मेंस क्या होती है, हाई होती है। और इंटरप्रेटेड जो लैंग्वेजेस होती है उनसे जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया, स्क्रिप्टिंग हो गया, ये सब काम करवाए जाते हैं, इनकी परफॉर्मेंस इतनी हाई नहीं होती है। अब जो पॉपुलर लैंग्वेजेस कौन सी है आपको पता होना चाहिए। पाइथन जो है, पाइथन क्या होती है, सिंपल है, रीडेबल है और वर्सेटाइल है। इससे बहुत सारे यूज़ किए जा सकते हैं। इसे आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, इसे आप डेटा साइंस में भी यूज़ कर सकते हैं, AI में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जावा जो है वो क्या है, जावा यहाँ पर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसलिए आपके मोबाइल पे भी जावा के जो प्रोग्राम है वो चल जाएंगे, कंप्यूटर पे भी चल जाएंगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे काम होती है। अगर आपके ATM के अंदर जाकर के कोई प्रोग्राम बनाना है तो आप जावा से बना सकते हैं। तो इसका सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाना हो गया, मोबाइल ऐप्स बनाना हो गया, ये आप जावा से कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट जनरली स्क्रिप्ट आ गई तो स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, वेब डेवलपमेंट के लिए आ रही है। C++ यहाँ पर क्या है, हाई परफॉर्मेंस है, और इससे जो है ये क्योंकि कंपाइल्ड लैंग्वेज है, इससे गेम्स बनाए जाते हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग की जाती है, आपका विंडो जो बनता है वो इसी से बनता है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। नेक्स्ट क्लासेस में हम नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक एक क्लास जो है ऑफिस, एक्सेल, इन सब के बारे में होगी। तो ऐसे करके हम 7 से 8 दिनों के अंदर बहुत अच्छे से सारे के सारे सिलेबस को आपको यहाँ पे कवर कर देंगे। कुछ ऐसा मुश्किल से ही बचेगा जो हम कवर नहीं कर पाएंगे या फिर एग्जाम में जो है उससे आउट ऑफ सिलेबस आएगा, क्योंकि हम पहले से ही जो उन्होंने दे रखा है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ रहे हैं, कम टाइम में पढ़ रहे हैं, बहुत लंबी लंबी क्लासेस नहीं हो रही है, कोई आपको स्टोरीज नहीं सुनाई जा रही है। तो आप इसको देखिए, कुछ समझ में नहीं आता कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।